यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? कोई भी बॉडी जब किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल में ये अगर हम एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाई करके उसको अगर मूव कराएं तो एक सर्कुलर पाथ में स्टोन मूव करेगा। इट मीन्स द मोशन ऑफ स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग विल बी अ सर्कुलर मोशन। इसी तरह द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन बिकॉज बोथ these are following a circular path। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी है? जो मोशन यूनिफॉर्म हो, इट मीन्स कि इनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इनकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी। इस स्टोन की स्पीड तो हम शायद चेंज कर दें अपने हैंड से, लेकिन अगर मोशन ऑफ मून हम लें तो ये एक ही स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड हमारी चेंज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म हो, उस सर्कुलर मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही हमारा मेन टॉपिक है और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि किस रीज़न की वजह से हमारे पास सर्कुलर मोशन आती है। जो अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन में उसको डिस्कस नहीं किया, वो कौन से कॉजेज़ हैं जो सर्कुलर मोशन के लिए उन सर्कुलर मोशन क्रिएट करने का कॉज बनते हैं। अगेन इसी फिगर को हम लें और जिसमें एक स्टोन स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है और इस स्टोन को हम मूव करा रहे हैं ऑन द सर्कुलर पाथ। जो इससे पहले की हमारी यूनिट की डिस्कशन थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स उसमें एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है। या आप ये कह सकते हैं अ बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। बॉडी उस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मूव कर रही? इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बॉडी जा रही है? स्टोन स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं है? सर्कुलर पाथ को क्यों फॉलो कर रहा है? इस स्ट्रिंग जो हमने इसके साथ टाई की हुई है, ये इस स्टोन को कंटिन्यूसली अपनी तरफ पुल कर रही है जो इसका कॉज बनती है कि ये इसकी मोशन सर्कुलर रहती है। द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड keeps it to move in a circle by pulling the body towards the center of the circle। ये स्ट्रिंग इस स्टोन को सेंटर की तरफ पुल करती रहती है जिसकी वजह से ये स्टोन सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। जिस भी पोजीशन पे हम चले जाएं ये स्ट्रिंग इस स्टोन को सेंटर की साइड पे पुल करती रहेगी, जिस वजह से ये स्टोन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकेगा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। दैट्स अ मेन कॉज ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। अब इस स्टोन की अगर हम मोशन को डिस्कस करें तो ये इस स्टोन ने स्ट्रेट लाइन में मूव करना था। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इट मीन्स द टेंजेंट टू दिस सर्कुलर पाथ, तो ये उसका पाथ बनता है। ये आप 3D व्यू के बजाय अगर 2 डायमेंशनल व्यू अगर लें, ये वही स्टोन है और आप एज्यूम करें कि ये रेड कलर में उसकी स्ट्रिंग दिखाई हुई है और ये डिफरेंट पोजीशंस हैं उसकी, और ये स्टोन इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मोशन की डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। जो सर्कुलर पाथ है इसके टेंजेंट पे इसकी मोशन की डायरेक्शन होगी। और फोर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो स्ट्रिंग इस स्टोन को अपनी तरफ पुल कर रही है, दैट इज़ ड्यू टू द फोर्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है जो इस स्टोन को कॉन्टीन्यूसली सेंटर की तरफ पुश कर रही है। जिस भी पोजीशन पे आ जाएं ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगी। और दूसरा ये है कि ये बॉडी, ये स्टोन मूव कर रहा है, तो
इसकी मोशन की डायरेक्शन क्या है, ये ब्लू एरो से शो की गई है कि मोशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होगी। टेंजेंट और रेडियस इन दोनों का आपस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारी वेलोसिटी टेंजेंट है और रेडियस में हमारी ये फोर्स है जो इस स्टोन को कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ पुश कर रही है। इट मीन्स कि दिस फोर्स एंड द मोशन बोथ आर perpendicular to each other. Second thing about the force is कि ये फोर्स हर पोजीशन पे इस स्टोन की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है। इस पोजीशन पे अगर मोशन की डायरेक्शन लें तो ये इधर टेंजेंट थी, अगर हम इस पोजीशन पे आके डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें तो ये डाउनवर्ड है। लोएस्ट पोजीशन पे डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें लेफ्टवर्ड है। लेफ़्ट साइड पे जो पोजीशन की मोशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। किसी भी पॉइंट के ऊपर मोशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और वो चेंज कौन सी फोर्स लेके आ रही है, वो ये फोर्स है जो इस बॉडी को सेंटर की तरफ पुल कर रही है। इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करती है या उसको उसी पाथ पे रखती है कि वो सर्कुलर पाथ पे रहे। तो ये फोर्स है जो इस स्टोन को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रही है। जिस भी पॉइंट पे ले लें यही फोर्स इस स्टोन को इस सर्कुलर पाथ पे मूव करा रही है। तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं F इज़ फॉर फोर्स एंड दिस सब स्क्रिप्ट में जो C लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। FC इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। दो चीज़ें हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर होगी, इनवर्ड होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक थर्ड चीज़ है कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जितनी भी वैल्यू है वो टुवर्ड सेंटर है। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगी। ये जो सर्कुलर पाथ है इसके सेंटर की तरफ, जिस भी पॉइंट पे आ जाएं इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, टुवर्ड सेंटर है। एंड हैज़ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये जो मोशन की डायरेक्शन है यहाँ डाउनवर्ड है, इधर लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है, राइटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है। फोर्स सारी की सारी टुवर्ड सेंटर है। दिस फोर्स इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो हम इसको कह सकते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो बॉडी को हमेशा सेंटर की तरफ रखे, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी स्टोन की अगर हम एग्जांपल लें और उसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो ये फोर्स आ कहाँ से रही है जो इसको सेंटर जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रही है, वो फोर्स इस स्ट्रिंग से आ रही है। और स्ट्रिंग की फोर्स हम इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स स्ट्रिंग के अंदर होती है हम उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी centripetal force to keep the stone in a circular path। ये स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स है जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स से रिप्लेस हो गई है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहें या फिर स्ट्रिंग के केस में हम कहेंगे, स्ट्रिंग और स्टोन का जो केस है उसमें कहेंगे कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमारी इस स्टोन को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने पे मजबूर कर रहा है, या वो टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो जो टेंशन है वो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। जो एग्जांपल हमारी मून और अर्थ की है, यहाँ पे तो कोई भी बीच में स्ट्रिंग नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये मून कैसे इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। हमने तो ये कहा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होगी यहाँ पे तो तब सर्कुलर पाथ आएगा, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करेगी। मून के केस में हमारे ये हमें पता है कि हमारी अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स मून के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की हैसियत रखती है। यहाँ पे वो फोर्स स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है, ये मून यहाँ पे टाई नहीं हुआ हुआ, लेकिन हमें स्ट्रिंग के केस में वो फोर्स नज़र आ रही है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो इस मून को कंटिन्यूसली इस सर्कुलर पाथ पे रखती है, इस सर्कुलर पाथ पे उसको मूव कराती रहती है। इसी टॉपिक को अगर टेक्स्ट बुक में हम देखें तो यही सारी डिस्कशन है कि सर्कुलर मोशन पहले डिस्क्राइब की गई है, उसकी एग्जांपल बताई गई है कि जो स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग है, ये एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स की, सर्कुलर मोशन की। इसी तरह द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया गया एंड देन सर्कुलर मोशन की टाइप, उसकी डिटेल स्टार्ट हुई है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन में वही सारी डिटेल है जो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन स्ट्रिंग उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने पे उसका कॉज बन रही है कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। उसके बाद डिस्कशन है कि जो द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, मोशन की डायरेक्शन और जो पुलिंग फोर्स है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, और यही पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यही पुलिंग फोर्स बॉडी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज करती जा रही है, इसलिए वो सर्कुलर पाथ के ऊपर है, और यही पुलिंग फोर्स ये रिमेन्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होगी, सेंटर की तरफ होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल में अगेन स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मैन कॉज किया उस सेंट्रीपिटल फोर्स का, कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट कीप्स द स्टोन टू रिमेन इन द सर्कल। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्टोन को सर्कल में रख रही है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी हो जाए और इस स्टोन का मास ज़्यादा हो जाए, या अगर हमारी स्ट्रिंग वीक है, अगर आप सिंपल वर्ड में बात करें, तो ये स्टोन किस साइड पे मूव करके जाएगा। हमने डायरेक्शन सपोज की है कि क्लॉकवाइज ये स्टोन मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, तो अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स ना रहे, तो फिर ये स्टोन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जो डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की थी। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक हुई है तो स्टोन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा राइट साइड पे। अगर इस पोजीशन पे ब्रेक हुई है स्ट्रिंग तो स्टोन डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। अगर इस पोजीशन पे स्ट्रिंग ब्रेक हुई है, स्टोन लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट है। तो जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होगी तो बॉडी टेंजेंट बनाती हुई उस पाथ से, उस सर्कुलर पाथ से बाहर चली जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो ये मून टेंजेंट बनाता हुआ इस अपने पाथ से बाहर चला जाएगा। If the string is not strong enough to provide the necessary tension, it breaks and the stone moves away along a tangent to the circle. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर कभी ऐसे आपने स्ट्रिंग के साथ स्टोन टाई करके घुमाया हो और वो स्ट्रिंग ब्रेक हो गई हो, तो कभी भी ये सेंटर में आके ये स्टोन फॉल नहीं करता, ये स्टोन दूर ही जाता है और ये इस सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट बनाता हुआ दूर निकल जाता है। मून की एग्जांपल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है, हमने अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या मेथड है। एक बॉडी एज्यूम करें, इसी बॉडी को ले लेते हैं जो एक स्टोन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, लेट्स इट्स मास इज़ m, और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। इसके अंदर जो एक्सिलरेशन आएगा हम उसको सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कहेंगे, और ये जो फोर्स इस सर्कुलर मोशन का कॉज बन रहा है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको Fc से। लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। जिस सर्कल में ये स्टोन मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस r है। जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही उस सर्कल का रेडियस होगा। ये रेडियस इस सेंटर से लेके स्टोन तक जो
लेंथ है, ये रेडियस, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। द एक्सिलरेशन ए सी हमने क्यों लिखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जब फोर्स है तो वहाँ पे एक्सिलरेशन आना है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन को हम ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन के लिए ये एक फार्मूला याद रखें कि सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन विल ऑलवेज बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ स्टोन मूव कर रहा है, और ये r रेडियस ऑफ द सर्कल है। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज v स्क्वायर ओवर r। एक्सिलरेशन अगर r है तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई नेट फोर्स है, और वो नेट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, हमने यहाँ पे उसका फार्मूला देख लिया है, इट इज़ वी स्क्वायर और आर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम वी स्क्वायर ओवर आर। ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू, तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ जाती है। अगर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स उस स्टोन पे फाइंड करनी है, हमें स्टोन का मैस पता हो, किस स्पीड के साथ वो स्टोन मूव कर रहा है वो स्पीड पता हो, उसका स्क्वायर लें, और जिस रेडियस में या जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें पता हो, तो हम इन तीन वैल्यूज़ को इधर पुट करके सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दूसरा फार्मूले से हम यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। थर्ड थिंग कि हम फार्मूले को देख के बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में मास है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, और रेडियस है, रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। मास ऑफ द बॉडी, द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, वो बॉडी मूव कर रही है, उसका स्क्वायर, एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस आर। The centripetal force needed by a body moving in a circle depends on the mass m, the square of its velocity v, and the reciprocal to the radius r of the circle. This is all about the centripetal force. इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक और टाइप है सर्कुलर मोशन के अंदर फोर्स की, और वो शॉर्ट सी द डिस्कशन है, उसको डिस्कस करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। जहाँ भी कोई फोर्स आए, जहाँ भी कोई एक्शन हो, तो उसका रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर एक्शन फोर्स है तो इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स भी होगी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। वो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी, that force is known as the centrifugal force. ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये किसी भी स्ट्रिंग के साथ अगर टाइड है, या इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है जो सर्कुलर पाथ पे इसको मूव करा रही है, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, ये एक एक्शन फोर्स है जो इस बॉडी पे एक्ट कर रही है। तो इसी एक्शन फोर्स के ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स होगी जो उसके ऑपोजिट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, एंड दिस द रिएक्शन फोर्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को हमेशा सेंटर की तरफ पुल करती रहती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होगा कि वो बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। जो भी इन दोनों में से ग्रेटर होगी उसके साइड पे ये स्टोन या बॉडी जो है वो उसी की साइड पे रहेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है तो सेंटर की तरफ बॉडी रहेगी, वो उसी सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। लेकिन जब इसका मैस ज़्यादा हो गया स्टोन का, या स्ट्रिंग वीक हुई, उस टाइम पे क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक किस्म की ज़्यादा हो जाएगी और ये बॉडी बाहर की तरफ चली जाएगी। और बाहर जाने का हमने पाथ देख लिया कि वो टेंजेंट टू द सर्कल, ये इस डायरेक्शन में बाहर चली जाएगी। The necessary centripetal force acts on the stone through a string that keeps it to move in a circle. According to the Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force. Centripetal force का जो reaction है, that reaction that pulls the string outward
sometimes called as centrifugal force. Centripetal force बॉडी को पुल कर रही है टुवर्ड्स सेंटर, इनवर्ड पुल कर रही है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बॉडी को आउटवर्ड पुश कर रही है। ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स है। नेक्स्ट, देयर इज एग्जांपल रिलेटेड टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। A stone of mass 100 gram is attached to a string 1 meter long. 1 meter long string है और stone जो उसके साथ tied है वो 100 ग्राम का है, 0.1 किलोग्राम। The stone is rotating in a circle with a speed of 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्टोन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। यही फिगर ले लें, ये स्टोन है जो स्ट्रिंग के साथ टाइड है। इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर है, इसका मैस स्टोन का गिवन है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हम इसको कह रहे हैं, और अगर स्ट्रिंग है तो उसकी टेंशन फोर्स भी वही है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और स्ट्रिंग के केस में टेंशन फोर्स ये दोनों सेम होंगी और हमें वही टेंशन फोर्स फाइंड करनी है। मैस इज़ गिवन 0.1 किलोग्राम, वेलोसिटी इज़ गिवन 5 मीटर पर सेकेंड। रेडियस, ये सर्कल का रेडियस है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारे सर्कल का रेडियस भी है। फाइंड हमने क्या करना है, टेंशन फोर्स विच इज़ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² और r, then tension force will also be equal to mv² over r. Mass is 0.1, v is 5 its square divided by r, which is 1 meter. So the tension in the string will be 2.5 Newton. इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 10। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है to make a body of mass 0.5 kilogram, 0.5 kilogram is mass, to move in a circle, कि उस बॉडी को वो सर्कुलर पाथ में रखे जिसका मैस 0.5 किलोग्राम है और उस सर्कल का रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर है। हम यूज़ करते हैं SI यूनिट्स और मीटर में होगा 0.5 मीटर with a speed of 3 meter per second. We know the formula FC is equal to mv² over r. Mass is 0.5, radius is 3 its square divided by radius is 0.5। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली 3 का स्क्वायर बचेगा, दैट विल बी 9 न्यूटन। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस स्टोन और बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ इज 9 न्यूटन। हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रिक्शन के टॉपिक से रहता है, जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.9 है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने टॉपिक में पढ़ी थी और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी है फॉर्मूला म्यू mg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, mass of the block and the gravitational acceleration. How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, मीन्स द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको C से नहीं, इसको रिप्रेजेंट हमने किया था S से। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन S हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए लिख रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। Fs बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg, एक वुडन ब्लॉक 5 kg के उसके एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, और मार्बल फ्लोर के दरमियान में हमने फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करनी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। जो टेबल हमने पढ़ा था वहाँ से एक वैल्यू उन्होंने दे दी है
कि वुडन ब्लॉक और मार्बल फ्लोर के दरमियान में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इट इज़ 0.6. we know that Fs is equal to mu mg as mu is 0.6, mass is 5 and the gravitational acceleration is 10, so it will be equal to 30 Newton. So the force of friction between a wooden block and the horizontal marble floor is 30 Newton. नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी हैं इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि डेली लाइफ में, ये तो हमने एक एग्जांपल ले ली है, हमारी और कितनी चीज़ें हैं ऐसी कि हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक के बेस पे यहाँ से कॉन्सेप्ट लेते हुए हमने वो चीज़ें डिज़ाइन की हैं. हमारी वॉशिंग मशीन है, क्रीम सेपरेटर है, बैंकिंग ऑफ रोड्स हैं जो हाईवेज़ पे शार्प टर्न्स के ऊपर आउटर एज से रोड रेज किया होता है, बाहर वाली साइड उसकी उठी होती है, वो किस रीज़न की वजह से उठाई होती है, हायर क्यों होता है वो आउटर एज. ये तमाम चीज़ें इस सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक को पढ़ के समझ में आती हैं और वही उसकी एप्लीकेशंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे.